Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, that is Destiny Coaching Classes. Hope you all are doing very well. I am also well. First of all, I am very sorry for posting the late video just because of my busy schedule, my responsibility towards my children, towards my husband. It is very tough for me nowadays दोनों चीज़ों को बैलेंस कर पाना। आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी देख रहे हो, उसके बाद आपके बच्चे हैं, आप उनको देख रहे हो, उस पे से वीडियोस लेके आना। तो बस इसी सब माइंडसेट के साथ ये जो इतना जो टाइम पीरियड जो पार हो गया है, बस यही सोच में, यही थिंकिंग में कि किस तरह से मतलब इसके जो भी मेरा काम वर्क है और मेरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए, इसी में इतना वक्त ज़ाया हुआ है। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि पर डे ना सही लेकिन हर अल्टरनेट डेज़ पे एक वीडियोस आप लोगों को लेके आऊँ, और वीडियोस की लेंथ भी काफ़ी छोटी हो ताकि वीडियो जल्दी से आप लोगों को समझ में भी आ जाए और इसको मतलब हैंडल करना भी इजी हो। तो चलिए आज शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। अगर आप में से जिन्होंने भी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप जाके उसे देख सकती हैं। क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को समझने के लिए पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझना होगा। क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की जब हम बात करेंगे तो इसमें पास्ट और प्रेजेंट दोनों ही शामिल हो जाएंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड प्लीज़ सपोर्ट इसी तरह से दिखाते रहिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस, एंड वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। व्हाट इज़ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? तो देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। द फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन एक्शन और इवेंट दैट इज हैपनिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन द टाइम इन द फ्यूचर। फ्यूचर में किसी एक पर्टिकुलर या किसी एक सर्टेन टाइम पे कोई भी एक्शन हो रहा होगा, यानी वो कंटिन्यू होगा, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। दिस टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड द फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। इसको कहा जाता है फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है यानी वो काम अभी भी प्रोग्रेस में है, यानी वो काम अभी भी हो रहा है, कंटिन्यू है, इसीलिए इसको प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। एज इट डिनोट्स एन एक्शन और इवेंट दैट इज प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूइंग एट अ पर्टिकुलर इन द फ्यूचर। पर्टिकुलर टाइम में, यानी पर्टिकुलर टाइम किसी एक सर्टेन टाइम में, किसी एक निश्चित समय में वो काम जो है वो फ्यूचर में, भविष्य में हो रहा होगा, कंटिन्यू जारी रहा होगा। ठीक है, तो उसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से हमें ज्ञात होता है कि बोलने के समय, जैसे मैं अभी ये बात कर रही हूँ तो ये जो मैं अभी वीडियो बना रही हूँ ये कब पोस्ट होगा, आने वाले कुछ घंटों में या फिर अगले दिन मैं वीडियो पोस्ट करूँगी। आप लोग इस वक्त इस वीडियो को देख रहे होंगे। तो मैं जब ये बात कह रही हूँ तो मैंने फ्यूचर को फोरकास्ट किया, यानी सोचा है कि कल इस समय पे मेरे वीडियोस को कोई ना कोई देख रहा होगा जब मैं पोस्ट कर दूँगी। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे अभी शाम के 6 बज रहे हैं या 7 बज रहे हैं, तो अगर मैंने ये वीडियो पोस्ट कर दी तो कल इस वक्त में मेरे वीडियो को कोई भी देख रहा होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये काम जो होता है वो कंटिन्यू रहता है कुछ समय तक। जब बात हो रही है तो वो काम क्या है, वो कंटिन्यू हो रहा है, तो इसे कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। जैसे रोहन गाना गा रहा होगा, रोहन कहीं गया है वो, और वो क्या कर रहा होगा, वो गाना, उसने काम किया है, वो गाना गा रहा होगा। वो अपना पाठ याद कर रहा होगा। मैं किसी भी पर्टिकुलर इंसान के बारे में बात कर रही हूँ, वो क्या कर रहा होगा, वो अपना पाठ या अपना लेसन याद कर रहा होगा। सीता खाना बना रही हो, सीता घर में होगी और वो क्या कर रही होगी, अगर मैं सीता की भी बात कर रही हूँ तो सीता अभी खाना बना रही होगी। वे सो रहे होंगे। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे होंगे,
सो रहे होंगे इस वक्त। ठीक, तो ये हो जाता है हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। उपरोक्त वाक्यों में क्रियाओं के द्वारा यह व्यक्त किया जा रहा है कि भविष्य में कोई कार्य हमारी आंखों के सामने हो रहा होगा या कार्य अपूर्ण होगा। कार्य क्या होगा, हम जैसे कंटिन्यू यानी जारी रहा होगा, या कार्य अभी पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है यानी ये कंटिन्यू है, प्रोग्रेस में है। ये हमारी आंखों के सामने क्या हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा होगा। तो ये हो जाता हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है। तो देखिए, हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा आदि शब्द आते हैं। इसके अलावा क्या होगा, हुआ होगा, इस तरह के भी सेंटेंस आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। जैसे एक सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, वह लेटा हुआ होगा। ठीक है, वह लेट रहा होगा ये भी बोल सकते हैं, या फिर लेटा हुआ होगा। तो इस तरह के सेंटेंस आते हैं, तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब की बात कर लेते हैं। देखिए, टेंस में हर हेल्पिंग वर्ब, हर टेंस का अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होता है। ठीक है, तो इसका जो फ्यूचर कंटिन्यूअस है उसका भी हेल्पिंग वर्ब अलग है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या हो जाता है, शैल के साथ बी लगा होगा, चाहे विल के साथ बी लगा होगा। अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगी कि यहाँ पे कहाँ शैल लगाएंगे और कहाँ विल बी लगाएंगे। तो देखिए, आई और वी के साथ शैल बी का इस्तेमाल करेंगे, बाकी जितने भी ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, दे हो गया, या किसी का नाम हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, जो भी, तो इसके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो आई और वी के साथ शैल बी का, बाकी सभी के साथ विल बी का। अब बात करते हैं मेन वर्ब। तो देखिए, मैंने बताया है कि हर टेंस में अलग अलग मेन वर्ब भी सबका अलग होता है, लेकिन जब भी हम कंटिन्यूअस की बात करते हैं यानी प्रेजेंट हो, पास्ट हो और चाहे फ्यूचर हो, तो मेन वर्ब क्या होता है, उसमें आईएनजी लगा हुआ होता है जी, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं, जिसे हम V4 भी बोलते हैं। यानी क्या बोल सकते हैं हमें, V4 यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये हो जाता है V4। ठीक है, जैसे प्ले है तो प्लेइंग हो जाता है, आईएनजी लगाएंगे। ईट है तो ईटिंग हो जाएगा, स्लीप है तो स्लीपिंग हो जाएगा, गो है तो गोइंग हो जाएगा। ये हमारा क्या कहलाता है, V4, यानी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब की बात कर लिया हम लोगों ने, हेल्पिंग वर्ब समझ लिया और इसकी पहचान भी हम लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग बात करते हैं कि सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है। देखिए, कोई भी सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर होता है, तभी आप हिंदी से इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट कर पाएंगे। तो जब तक आपको स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा, आप उस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या होता है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद विल बी लिखते हैं या फिर शैल भी लिखते हैं। वो होता है हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अगर आई और वी है तो उसके साथ शैल भी लगाएंगे, बाकी अगर सब्जेक्ट हमारा कोई भी थर्ड पर्सन है या फिर सेकंड पर्सन है या किसी का नाम है तो हम उसके साथ विल भी लगाते हैं उसके साथ। उसके बाद फिर V4 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद अदर वर्ड्स लिखते हैं। तो देखिए, एक एग्जांपल, मोहन अंग्रेजी सीख रहा होगा। मोहन हमारा सब्जेक्ट हो गया, तो मोहन सब्जेक्ट है तो उसके साथ हम, मोहन किसी का नाम है, इसके साथ हम विल लगाएंगे, तो मोहन विल बी। यहाँ तक की कहानी क्लियर हो गई है। उसके बाद सीखने की इंग्लिश होती है लर्न, उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो लर्निंग हो जाएगा। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इंग्लिश को एज इट इज़ लिख देंगे, मोहन विल बी लर्निंग इंग्लिश। एक एग्जाम्पल और देखिए, ये बच्चे मंच पर नाटक कर रहे होंगे। तो क्या हो गया हमारा, ये बच्चे यानी दीज चिल्ड्रन की बात हो रही है तो इसके साथ हमेशा विल लगेगा, तो दीज चिल्ड्रन विल बी। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद क्या करेंगे हम, नाटक करना यानी परफॉर्म कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया हमारा, परफॉर्मिंग। परफॉर्म होता है उसके साथ आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, परफॉर्मिंग अ प्ले। नाटक को बोलते हैं रोल प्ले या फिर प्ले। ठीक है, परफॉर्मिंग अ प्ले और रोल प्ले ऑन द स्टेज। कहाँ पे कर रहे होंगे, मंच पर, यानी ऑन द स्टेज। तो हमारा सेंटेंस किस तरह से बनेगा, दीज चिल्ड्रन विल बी परफॉर्मिंग अ प्ले ऑन द स्टेज। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। मैंने और भी एग्जाम्पल दिए हैं, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं किसी भी निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो मैंने आप लोगों को
टेंस क्या, उससे भी पहले जब मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ना बताया था तो उस वक्त से मैंने बताया कि जब भी नॉट वाले सेंटेंस होते हैं तो नॉट की जगह जो होती है वो थर्ड प्लेस पे होती है। तो आप लोग आंख बंद करके नॉट को थर्ड प्लेस पे प्लेस कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो पहले सब्जेक्ट होता है, उसके साथ विल लगता है, ठीक है, विल या शैल लगेगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद जब हम विल और बी लगाते थे, बस नॉट को क्या करेंगे, विल और बी के बीच में रख देंगे, यानी सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी, ठीक है, या फिर शैल नॉट बी, ये हो जाता है हमारा। सब्जेक्ट के बाद विल नॉट बी या शैल नॉट बी, ये हो गया। उसके बाद V4, उसके बाद ऑब्जेक्ट होता है एंड लास्ट में हमारे अदर वर्ड्स आ जाते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा एग्जाम्पल, तुम गांव नहीं जा रहे होगे, तो तुम यानी यू के साथ हमेशा विल लगेगा, तो यू विल, और फिर नॉट है तो नॉट बी के पहले लगा देंगे, यू विल नॉट बी गोइंग टू द विलेज। जाने की इंग्लिश होती है गो, उसमें ING लगाएंगे तो गोइंग हो जाएगा, और कहाँ नहीं जा रहे होगे तो विलेज, टू द विलेज, यू विल नॉट बी गोइंग टू द विलेज। देखो एक एग्जाम्पल और देखिए, वह पौधों को पानी नहीं दे रहा होगा, तो क्या हो जाएगा, ही, वह की बात हो रही है ना, किसी लड़के की बात हो रही थी, ही, उसके साथ ही के साथ वी लगेगा, विल लगेगा, तो ही विल, और फिर तुरंत हम नॉट लिख देंगे, तो ही विल नॉट बी, और पानी देना यानी वाटर, वाटर के साथ ING लगाएंगे यानी वाटरिंग, और कहाँ पानी देना, प्लांट्स को, ही विल नॉट बी वाटरिंग द प्लांट्स। तो ये हमारे सेंटेंस बन जाएंगे। एक एग्जाम्पल और देखिए, हम नदी पार नहीं कर रहे होंगे, हम यानी कि वी की बात हो रही थी, वी के साथ क्या लगेगा, शैल, तो वी शैल नॉट बी, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर आपका कि वी के साथ शैल लगता है, शैल के बाद सीधे अगर नॉट है तो नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी, वी शैल नॉट बी, और पार करना यानी क्रॉस, ING लगाएंगे तो क्रॉसिंग, और कौन चीज़ क्या पार करने की बात हो रही है, रिवर यानी नदी, तो क्या हो जाएगा, द रिवर, वी शैल नॉट बी क्रॉसिंग द रिवर। तो ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो इंट्रोगेटिव भी मैंने आप लोगों को बताया दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं यस नो टाइप वाले, यानी यस नो टाइप क्वेश्चन होते हैं, एक होते हैं WH वर्ड्स वाले। तो देखिए पहले हम लोग बात करते हैं कि यस नो टाइप वाले अगर क्वेश्चन रहते हैं तो इसका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। तो यस नो टाइप में सबसे पहले हम लोग विल यानी हेल्पिंग, जो हेल्पिंग वर्ब होता है हमारा, उसको आगे कर देते हैं। तो सबसे पहले विल या शैल को आगे कर देंगे, बी को नहीं, ठीक है, सिर्फ विल या शैल को आगे करेंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। विल या शैल को आगे कर दिया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमने क्या करना है, बी लिखना है, ठीक है, सब्जेक्ट के बाद आएगा बी, उसके बाद V4 लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में हमारे जो भी अदर वर्ड्स होते हैं वो। तो देखिए एक और लास्ट में हाँ क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाने से ये सेंटेंस जो होता है वो गलत हो जाता है। तो देखिए एक एग्जाम्पल, क्या हम बगीचे में खेल रहे होंगे, क्या हम बगीचे में खेल रहे होंगे, ये यस नो टाइप है क्योंकि क्या आगे दिया हुआ है। तो हम के लिए वी का इस्तेमाल करते हैं, तो जब वी है तो वी के साथ हम शैल लगाते हैं, तो शैल वी बी, यहाँ तक हो गया कि सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब लिखा, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हम लोगों ने बी लिख दिया, शैल वी बी, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, उसमें ING लगाएंगे तो शैल वी बी प्लेइंग हो जाएगा। और कहाँ खेलने की बात हो रही, गार्डन में, इन द गार्डन, शैल वी बी प्लेइंग इन द गार्डन। देखिए क्या राहुल तुम्हें बुला रहा होगा, राहुल यानी किसी थर्ड पर्सन किसी का नाम है तो विल लगाएंगे, विल राहुल बी, और बुलाने को कॉल, ING लगाएंगे तो कॉलिंग, विल राहुल बी कॉलिंग, और लास्ट में हमारा तुम्हें यानी तुम की इंग्लिश होती है यू, विल राहुल बी कॉलिंग यू, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव जब यस नो टाइप वाला। अब हम बात कर लेते हैं WH वर्ड्स वाले। देखिए WH वर्ड्स वाले जो होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं यस नो टाइप की तरह, लेकिन बस इसमें एक चीज़ क्या बढ़ा देते हैं, यस नो टाइप में जो नहीं लिखते हैं, जैसे WH वर्ड्स जो होते हैं वो उनको बढ़ा देते हैं, ठीक है, बाकी सारा स्ट्रक्चर हमको हमारा एकदम सेम होता है यस नो टाइप जैसा। तो सबसे पहले हम WH वर्ड्स लिख देंगे, उसके बाद विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद हमारा V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारे अदर वर्ड्स जो भी होते हैं वो लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क होता है। तो ये एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये बच्चे कहाँ जा रहे होंगे,
ठीक है। ये बच्चे कहाँ कहाँ जो है वो WH वर्ड है, तो सबसे पहले इसी को पुट कर लिखेंगे, इसी को पिक कीजिए। सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश लिखेंगे, वेयर, वेयर हो गया। और ये बच्चे यानी दीज चिल्ड्रन के साथ क्या लिखेंगे, विल, वेयर विल दीज चिल्ड्रन, और बी लास्ट में हमारा रहेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, तो उसके बाद क्या आएगा हमारा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी वर्ब आएगा हमारा। तो गो होता है, उसमें ING लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, गोइंग। वेयर विल दीज चिल्ड्रन बी गोइंग, ये बच्चे कहाँ जा रहे होंगे, वेयर विल दीज चिल्ड्रन बी गोइंग। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। एक और एग्जाम्पल देखिए, वह गरीबों में क्या बांट रहा होगा। तो कि यहाँ पे क्या क्या है, वो WH वर्ड है, क्योंकि ये सेंटेंस के बीच में आया है। तो क्या को पहले उठाएंगे, क्या की इंग्लिश होती है वॉट लिखेंगे। और गरीब की बात हो रही है, ठीक है, नहीं सॉरी, गरीब की बात नहीं हो रही है, सब्जेक्ट हमारा वह है, तो वह के लिए ही लिखते हैं, तो ही लिखेंगे। ही के साथ विल लगता है, तो व्हाट विल ही बी, ठीक, ये होगी। अब बांटने की वो होती है इंग्लिश डिस्ट्रीब्यूट के साथ ING लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग। और क्या होगा हमारा, गरीबों में यानी गरीबों के बीच में, तो अमंग द पुअर, अमंग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट विल ही बी डिस्ट्रीब्यूटिंग अमंग द पुअर, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क लिख दीजिएगा। तो ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर, जिसमें हम लोगों ने बात किया यस नो टाइप क्वेश्चन और WH वर्ड्स टाइप क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग लास्ट में बात करते हैं कि जब इंट्रोगेटिव तो होगा ही होगा, उसके साथ निगेटिव भी होगा, यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो इसमें भी दो तरह के ही आएंगे। जैसे पहला होगा यस नो टाइप क्वेश्चन, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर होगा विल या शैल। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यानी विल या शैल लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हमने क्या बताया था कि नॉट को थर्ड प्लेस पे लिखेंगे, तो नॉट लिखा। उसके बाद बी आएगा, उसके बाद हमारा V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा हमारा, एंड लास्ट में हमारा अदर वर्ड्स जो भी होंगे वो आएगा, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो एक एग्जांपल देखिए, क्या चपरासी घंटी नहीं बजा रहा होगा। तो देखिए चपरासी के लिए हम लोग क्या करेंगे, द प्यून के साथ हमेशा विल लगेगा, विल द प्यून, और फिर प्यून सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, नॉट, विल द प्यून नॉट बी, यहाँ तक हो गया। उसके बाद बजाने को रिंग कहते हैं, उसमें ING लगाएंगे तो रिंगिंग हो जाएगा। और क्या बजाने, घंटी बजाने की बात हो रही, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, द बेल, विल द प्यून नॉट बी रिंगिंग द बेल। और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या हम इस समय घर साफ नहीं कर रहे होंगे। हम यानी वी की बात हो रही है, वी के साथ हमेशा क्या लगेगा, शैल लगेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, शैल वी नॉट बी, और साफ करने की इंग्लिश होती है क्लीन, उसके साथ ING लगाएंगे तो क्लीनिंग। शैल वी नॉट बी क्लीनिंग, क्या चीज़ साफ करना, हाउस, क्लीनिंग द हाउस। किस समय की, क्या हम इस समय यानी एट दिस टाइम, इस समय पर क्या नहीं कर रहे होंगे, घर नहीं साफ कर रहे होंगे, तो एट दिस टाइम, ठीक है। शैल वी नॉट बी क्लीनिंग द हाउस एट दिस टाइम। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। तो ये हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव। अब हम लोग बात करते हैं जब WH वर्ड्स वाले इंट्रोगेटिव निगेटिव होते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, WH वर्ड्स को लिख देंगे, उसके बाद विल या शैल को लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारे अदर वर्ड्स, और हमारा सबसे लास्ट में आ जाता है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि WH वर्ड्स को सबसे पहले लिखेंगे, और उसके बाद में एज इट इज़ हम जैसा सेंटेंस स्ट्रक्चर यस नो टाइप क्वेश्चन का बनाते हैं वैसे ही बना देंगे। तो चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। बच्चा क्यों नहीं रो रहा होगा, बच्चे की बात हो रही है, ठीक है, ज़्यादा बच्चों की नहीं, सिर्फ एक बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। खैर इसमें ज़्यादा हो कम हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सिर्फ I और V के साथ शैल लगता है, बाकी जितने भी होते हैं सिंगुलर हो या प्लूरल सबके साथ विल ही लगता है। तो सबसे पहले हम लोग क्यों की इंग्लिश लिखेंगे, वाई, और बच्चे के लिए विल, तो वाई विल द चाइल्ड नॉट बी क्राइंग या फिर वीपिंग, तो ठीक है, वाई विल द चाइल्ड नॉट बी क्राइंग। और लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, पिताजी तुम्हें क्या नहीं दे रहे होंगे, पिताजी की बात हो रही है, ठीक है।
क्या के लिए सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, व्हाट विल द फादर नॉट बी, और देने की इंग्लिश होती है गिव, उसमें आईएनजी लगाएंगे तो गिविंग, व्हाट विल द फादर नॉट बी गिविंग टू यू, ठीक है। वॉट विल द फादर नॉट बी गिविंग, तुम्हें यानी टू यू, तुम्हें क्या नहीं दे रहे होंगे, तो क्या हो जाएगा गिविंग टू यू। वॉट विल द फादर नॉट बी गिविंग टू यू। तो ये हमारा हो जाता है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर जब हम बात करते हैं WH वर्ड्स वाले। तो हम लोगों ने सारे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ लिए, अगर अफर्मेटिव के, निगेटिव इंट्रोगेटिव या फिर इंट्रोगेटिव निगेटिव, और हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन भी देख लिया, इसकी पहचान भी देख लिया, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ करेंगे, इसमें मेन वर्ब क्या यूज़ करेंगे, सारी चीज़ें देख लिया, और इसको कहाँ यूज़ करना है ये भी हम लोगों ने समझ लिया। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।